हेलो नमस्कार दोस्तों। एमपीटेड सेकंड ग्रेड सामाजिक विज्ञान से तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए इतिहास का ये इम्पोर्टेंट लेक्चर बहुत ही शानदार है दोस्तों। और इसमें हम वन लाइनर फैक्ट के रूप में इतिहास के टॉप मोस्ट प्रश्न जो सन 2000 से लेकर 2023 तक की परीक्षाओं में आए हैं उनको हम वन लाइनर फैक्ट के रूप में सोल्व करेंगे। तो आइए समय की बचत करते हुए शुरू करते हैं। ठीक है, ऋग्वेद में दस्यु शब्द किसके लिए आया है? तो दोस्तों ये अनार्यों के लिए आया है। ठीक है, आगे देखिए, संगम युगीन साहित्य किस शैली में लिखा गया है? तो दोस्तों संगम युगीन जो साहित्य है वो काव्य शैली में लिखा गया दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? तो दोस्तों ये बिंबिसार था दोस्तों। ठीक है, कौन था? बिंबिसार। और बिंबिसार की बात करें दोस्तों तो ये हर्यक वंश का शासक था दोस्तों। ठीक है, हर्यक वंश का शासक था। ठीक है, आगे देखिए आप, चंदावर का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया? तो चंदावर के युद्ध की बात करें दोस्तों तो ये मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में, किसके बीच में? मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में चंदावर का युद्ध लड़ा गया। परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों परमार वंश की राजधानी की बात करें दोस्तों तो ये धार थी। और धार वर्तमान में कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? मध्य प्रदेश का जिला है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए, महाबलीपुरम स्थित 7 मंदिरों का निर्माण, महाबलीपुरम स्थित 7 रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों 7 रथ मंदिर है ये दोस्तों। ठीक है, ठीक है, इनका निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों इनका नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने करवाया था दोस्तों। ठीक है, नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने इनका निर्माण करवाया था। ठीक है, आगे देखिए आप, तहकीक ए हिंद ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो दोस्तों तहकीक ए हिंद की रचना की बात करें दोस्तों तो ये अल बरूनी ने करी थी इसकी रचना। ठीक है, किसने करी? अल बरूनी ने। ठीक है, आगे देखिए आप, दीवान ए कोही की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? तो दीवान ए कोही की स्थापना की बात करें तो ये मोहम्मद तुगलक ने करी थी दोस्तों। किसने करी थी? मोहम्मद तुगलक ने दीवान ए कोही। ठीक है, जफरनामा के नाम से इतिहास में क्या विख्यात हुआ? तो दोस्तों जफरनामा के नाम से इतिहास में क्या विख्यात हुआ? औरंगजेब को लिखा गया गुरु गोविंद सिंह का पत्र। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह की बात करें तो गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब को एक पत्र लिखा था, वो पत्र ही जफरनामा के नाम से इतिहास में विख्यात है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप, आर्यों के पूर्व की ओर प्रसार का अभियान कराने वाली अग्नि विश्वनाथ तथा विधेद माधव की कथा का उल्लेख किस ग्रंथ में सर्वप्रथम हुआ? तो दोस्तों ये शतपथ ब्राह्मण में, किसमें? शतपथ ब्राह्मण में इसका वर्णन हुआ है दोस्तों। ठीक है, आगे देखो आप, महरौली अभिलेख से किस सम्राट के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है? तो दोस्तों महरौली अभिलेख से चंद्रगुप्त द्वितीय के संबंध में, किसके के संबंध में? चंद्रगुप्त द्वितीय के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप, चित्रित धूसर मृदभांड की संस्कृति को किस काल से जोड़ा गया है? चित्रित धूसर मृदभांड की संस्कृति को किस काल से जोड़ा गया है? तो दोस्तों इसको उत्तर वैदिक काल से जोड़ा गया है। किससे? उत्तर वैदिक काल से चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति को। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए आप, शंकराचार्य ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो दोस्तों शंकराचार्य की बात करें दोस्तों तो अद्वैतवाद। ठीक है, अद्वैत वेदांत ये सिद्धांत दिया था। किसने दोस्तों? शंकराचार्य ने दिया था। ठीक है, आगे देखिए आप, निषाद का सबसे पहला उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो दोस्तों निषाद का जो सबसे पहला उल्लेख है वो यजुर्वेद में मिलता है दोस्तों। किसमें? यजुर्वेद में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? तो दोस्तों खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? बाबर था दोस्तों। कौन था? बाबर था। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण की नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी शासन के अधीन रखा? तो दोस्तों सतारा को रखा था। किसको रखा था? सतारा को। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने। और अपहरण की नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन रखा?
तो 17 को रखा था दोस्तों। ठीक है, आगे देखो आप, भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ, भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किसने किया? तो दोस्तों ये लॉर्ड रिपन ने किया था दोस्तों। ठीक है, लॉर्ड रिपन ने, और लॉर्ड रिपन को ही भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए आप, मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद शासक किसे माना जाता है? तो दोस्तों मध्यकालीन इतिहास की बात चल रही है। ठीक है, मध्यकालीन इतिहास का सबसे विवादास्पद शासक मोहम्मद तुगलक को माना जाता है दोस्तों। किसको? मोहम्मद तुगलक को माना जाता है। ठीक है, आगे देखिए आप, मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में प्रांतों की संख्या 5 थी। तक्षशिला किस प्रांत की राजधानी थी? देखो, मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में प्रांतों की संख्या कितनी थी? 5 थी। उनमें से दोस्तों तक्षशिला की किस प्रांत की राजधानी थी? तो दोस्तों जो तक्षशिला थी वो उत्तरापथ की, किसकी दोस्तों? उत्तरापथ की राजधानी थी तक्षशिला। ठीक है, आगे देखिए आप, अजंता की कौन सी गुफा सर्वाधिक प्राचीन है? ठीक है, अजंता की कौन सी गुफा सर्वाधिक प्राचीन है, जिसमें 16 बौद्ध उपासकों को स्तूप की तरफ आगे बढ़ते हुए चित्रित किया गया है? तो दोस्तों ये गुफा नंबर कौन सी थी दोस्तों? गुफा नंबर की बात करें दोस्तों तो गुफा नंबर 9। ठीक है, गुफा नंबर 9 है। ठीक है, गुफा नंबर जो 9 है उसमें क्या है दोस्तों? वो सर्वाधिक प्राचीन है। ठीक है, और 16 बौद्ध उपासकों को स्तूप की तरफ आगे बढ़ते हुए चित्रित किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए आप, गुप्त प्रशासकों में गजसेना का अध्यक्ष किसे कहा जाता है? दोस्तों देखो, गुप्त प्रशासकों में गज सेना का अध्यक्ष किसे कहा जाता है? तो दोस्तों महापीलुपति को। किसको? महापीलुपति को गुप्त प्रशासन में गज सेना का अध्यक्ष कहा जाता है। ठीक है, गुप्त प्रशासन की बात चल रही है। ठीक है, गुप्त प्रशासन में गज सेना का अध्यक्ष महापीलुपति को कहा जाता है। ठीक है, आगे देखो आप, वराह मिहिर द्वारा रचित व्रत संहिता, वराह मिहिर द्वारा रचित व्रत संहिता में चालुक्य वंश को किस जाति का माना गया है? तो दोस्तों जो चालुक्य वंश है, चालुक्य वंश, उसको सुलिक, किसका दोस्तों? सुलिक जाति का माना गया है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप, राष्ट्रकूट राजवंश का कौन सा शासक था? राष्ट्रकूट राजवंश का कौन सा शासक था जिसने कन्नड़ के प्रसिद्ध ग्रंथ कविराज मार्ग की रचना की थी? तो दोस्तों वो अमोघ वर्ष था दोस्तों। कौन था? अमोघ वर्ष। और अमोघ वर्ष की बात करें दोस्तों तो 814 से लेकर 878 तक इसका कार्यकाल था दोस्तों। ठीक है, और ये कौन था दोस्तों? राष्ट्रकूट वंश का शासक था दोस्तों। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश का शासक था। क्या किया इसने? कन्नड़ के प्रसिद्ध ग्रंथ कविराज मार्ग की रचना करी थी इसने। ठीक है, आगे देखो आप, चोल राजवंश के चोल लेखों में किस राजा को सुंगमता वर्त अर्थात करों को हटाने वाला कहा गया है? तो दोस्तों ये कुलोतुंग को, किसको दोस्तों? कुलोतुंग जो प्रथम है उसको क्या कहा गया है दोस्तों? उसको सुंगमता वर्त या करों को हटाने वाला शासक कहा गया है दोस्तों। ठीक है, आगे देखो आप, गुलाम वंश का शासक अलाउद्दीन मसूद शाह किस परिवार से संबंधित था? तो दोस्तों गुलाम वंश का जो शासक था अलाउद्दीन मसूद शाह, ये इल्तुतमिश परिवार से संबंधित था। ठीक है, आगे देखिए आप, सल्तनत काल में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता क्या कहलाती थी? तो दोस्तों सल्तनत काल में जो आर्थिक सहायता दी जाती थी, किसको? धार्मिक लोगों को प्रदान की जाने वाली। ठीक है, इसको इदरार क्या कहा जाता था दोस्तों? इसको इदरार कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था? इदरार। ठीक है, आगे देखो आप, अकबर ने 1562 में मेड़ता पर शरफुद्दीन के नेतृत्व में विजय प्राप्त की। वहाँ का शासक कौन था? तो दोस्तों वहाँ का शासक कौन था? जेमल था दोस्तों। कौन था? जेमल। कौन था दोस्तों? जेमल। जब अकबर ने 1962 में मेड़ता पर सफरुद्दीन के नेतृत्व में, ठीक है, विजय प्राप्त करी थी। ठीक है, और मेड़ता कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? ये नागौर के अंदर पड़ता है। ठीक है, राजस्थान में। ठीक है, एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन, ठीक है, एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसने करी? तो दोस्तों ये हेनरी विलियम
डेरेजियो ने, ठीक है, हेनरी विलियम डेरेजियो ने करी थी दोस्तों, ठीक है। किसने करी थी? हेनरी विलियम डेरेजियो ने एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना करी थी दोस्तों, ठीक है। आगे देखो, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूपों का निर्माण किया गया? तो दोस्तों कुल 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। कितने का? 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। और जिनमें सबसे बड़े की बात करें दोस्तों, तो सबसे बड़ा जो स्तूप है वो सांची का स्तूप है। कि कौन सा स्तूप है दोस्तों? सांची का स्तूप है, जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, गुप्तोत्तर काल में राजा द्वारा प्रदत्त भूमि अनुदानों के आज्ञा पत्र क्या कहलाते थे? गुप्तोत्तर काल में राजा द्वारा प्रदत्त भूमि अनुदानों के आज्ञा पत्र क्या कहलाते थे? तो दोस्तों ये शासन पत्र कहलाते थे। क्या कहलाते थे? शासन पत्र कहलाते थे दोस्तों, ठीक है। आगे देखो आप, किस इमारत को ताजमहल की फुअर नकल कहा जाता है या ताजमहल की भद्दी नकल कहा जाता है? ठीक है, तो दोस्तों जो बीबी का मकबरा है, कौन सा दोस्तों? बीबी का मकबरा, ठीक है, बीबी का मकबरा है, बीबी का मकबरा, उसको क्या कहा जाता है? ताजमहल की भद्दी नकल कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। आगे देखो आप, हुजूर दफ्तर क्या है दोस्तों? हुजूर दफ्तर, हुजूर दफ्तर क्या है? तो दोस्तों हुजूर दफ्तर क्या है? पुणे में पेशवा का सचिवालय, ठीक है। पुणे में जो पेशवा का जो सचिवालय होता था पुणे में, उसको क्या कहा जाता था? हुजूर दफ्तर कहा जाता था दोस्तों। क्या कहा जाता? हुजूर दफ्तर कहा जाता था, ठीक है। आगे देखिए आप, दीवान ए ईसा, दीवान ए ईसा का क्या कार्य था? तो दोस्तों दीवान ए ईसा, दीवान ए ईसा क्या काम करता था? तो दोस्तों ये पत्र व्यवहार का कार्य करता था, ठीक है। कौन क्या काम करता था? पत्र व्यवहार का काम करता था, ठीक है। आगे देखिए आप, किस सुल्तान के बारे में मजाक में कहा जाता है? किस सुल्तान के बारे में मजाक में कहा जाता था? ब्रह्मांड के स्वामी का राज्य दिल्ली से पालम तक है। ब्रह्मांड के स्वामी का राज्य दिल्ली से पालम तक है। ये मोहम्मद तुगलक के बारे में, किसके बारे में? मोहम्मद तुगलक के बारे में मजाक में कहा जाता था दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने एक अकाल संहिता तैयार करी? तो दोस्तों एक अकाल संहिता, क्या दोस्तों? एक अकाल संहिता तैयार की। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने, किसने दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक ने एक अकाल संहिता तैयार करी थी। और ये दिल्ली सल्तनत का शासन था दोस्तों, ठीक है, शासक था, ठीक है। आगे देखिए आप, लोहगढ़ का किला किसने बनवाया था? लोहगढ़ का किला किसका दोस्तों? लोहगढ़ का किला किसने बनाया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने। किसने बनवाया था? गुरु गोविंद सिंह ने लोहगढ़ का किला बनवाया था दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, कश्मीर के मार्तंड मंदिर, कश्मीर के कौन सा मंदिर दोस्तों? मार्तंड मंदिर के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों मार्तंड मंदिर है कश्मीर का, उसके संस्थापक कौन है? ललितादित्य मुक्तपीड़, ललितादित्य मुक्तपीड़। कौन दोस्तों? ललितादित्य मुक्तपीड़ कश्मीर के मार्तंड मंदिर के संस्थापक है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में पशु चोरी का सबसे बड़ा अपराध का उल्लेख किया गया है दोस्तों, ठीक है। मौर्य वंश का कौन सा शासक वृद्धावस्था में जैन संत भद्रभाहु के साथ दक्षिण चला गया था? तो दोस्तों ये कौन था दोस्तों? ये चंद्रगुप्त मौर्य था दोस्तों। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। और ये अंत में जैन मुनि हो गया था दोस्तों, ठीक है, भद्रभाहु के साथ में मिलकर, ठीक है। और मौर्य वंश का अंतिम शासक की बात करें तो भद्रभाहु था दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, गुप्तोत्तरकालीन, सॉरी भद्रभाहु नहीं दोस्तों, वृद्धरथ, वृद्धरथ, ठीक है। मौर्य वंश का अंतिम शासक की बात करें दोस्तों तो वो कौन था? वृहद्रथ था दोस्तों, वृद्धरथ, ठीक है, वृद्धरथ, ठीक है। ये ध्यान रखिए आप, ठीक है, दोनों सेम से नाम है इसलिए मुझे भी कंफ्यूज होगा, ठीक है। आगे देखिए आप, गुप्तोत्तरकालीन भूमि व्यवस्था के विरोध अथवा विद्रोह स्वरूप किस धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ? दोस्तों गुप्तोत्तरकालीन भूमि व्यवस्था के विरोध अथवा विद्रोह स्वरूप किस धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ? तो दोस्तों लिंगायत संप्रदाय का। किसका दोस्तों? लिंगायत संप्रदाय का उदय हुआ, ठीक है। आगे देखिए आप, मनु एवं याज्ञवल्क्य की स्मृतियों में स्त्रियों को किसके समतुल्य माना गया है? दोस्तों किसमें? मनु और याज्ञवल्क्य की स्मृतियों में, ठीक है। स्त्रियों को किसके समतुल्य माना गया है? तो शूद्रों के समतुल्य माना गया है दोस्तों स्त्रियों को, ठीक है। आगे देखिए आप,
महमूद गजनबी ने भारत पर प्रथम तथा अंतिम आक्रमण किस वर्ष किया? दोस्तों महमूद गजनबी की बात करें दोस्तों, तो महमूद गजनबी ने प्रथम जो आक्रमण किया था वो 1000 ईस्वी में किया था, और अंतिम आक्रमण की बात करें दोस्तों तो वो 1027 में किया था दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप, राष्ट्रकूट किस राजवंश का उत्तराधिकारी राजवंश था? देखो दोस्तों, राष्ट्रकूट किस राजवंश का उत्तराधिकारी राजवंश था? तो दोस्तों ये वाकाटक का, किसका दोस्तों? वाकाटक का। वाकाटक राजवंश का उत्तराधिकारी राजवंश कौन सा था दोस्तों? राष्ट्रकूट वंश था दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए, और राष्ट्रकूट वंश की बात करें दोस्तों तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? दंती दुर्ग थे दोस्तों। कौन थे? दंती दुर्ग। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए आप, चोल शासक किस मत के संरक्षक थे? तो दोस्तों चोल जो शासक थे वो शैव मत के संरक्षक थे दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप, चित्तौड़ अभियान के दौरान एक फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ कौन लेखक गया था? तो दोस्तों चित्तौड़ अभियान के दौरान की बात चले तो दोस्तों फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ में कौन गया था? अमीर खुसरो गया था दोस्तों। कौन गया था? अमीर खुसरो गया था। ठीक है, आगे देखिए आप, हड़प्पा संस्कृति में घोड़े की हस्तियां हस्तियां किस स्थल से प्राप्त हुई है? तो दोस्तों घोड़े की, ठीक है, घोड़े की जो अस्थियां हैं, हड्डियां हैं, वो सूरकोटड़ा से प्राप्त हुई है दोस्तों। ठीक है, कहाँ से हुई? सूरकोटड़ा से। ठीक है, आगे देखिए आप, संगम युग में रचित ग्रंथ, संगम युग में रचित ग्रंथ कौन सा दोस्तों? तोलक का पीएम। ठीक है, तोलक का पीएम का विषय है। तो दोस्तों ये तमिल व्याकरण से संबंधित ग्रंथ है दोस्तों ये। ठीक है, आगे देखिए आप, जूनागढ़ स्थित सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया? तो जूनागढ़ स्थित, ठीक है, कहाँ पर है? जूनागढ़ में है। कौन सी झील? सुदर्शन झील। इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप, मिस्र के शासक टोलेमी ने डायोनियस को दूत बनाकर भारत के किस शासक के पास में भेजा? देखो मिस्र का शासक था कौन दोस्तों? टोलेमी। उसने डायोनियस को दूत बनाकर भारत के किस शासक के पास में भेजा? तो दोस्तों जो डायोनियस है, डायोनियस, वो किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के दरबार में आया था दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप, अभिलेखों में देवाना प्रिय, देवानाम प्रिय, अभिलेखों में देवानाम प्रिय या प्रियदर्शी किस शासक को कहा गया है? तो दोस्तों अशोक को, सम्राट अशोक को क्या कहा गया है? देवानाम प्रिय, देवानाम प्रिय और प्रियदर्शी। ठीक है दोस्तों, कहा गया है किसको? अशोक को कहा गया है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक का धर्म परिवर्तन हुआ? तो दोस्तों सम्राट अशोक की बात चल रही है। ठीक है, तो किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक का धर्म परिवर्तन हुआ? तो दोस्तों उपगुप्त के प्रभाव से। किसके दोस्तों? उपगुप्त के प्रभाव से इसका धर्म परिवर्तन हो गया। ठीक है, इस्लामी स्थापत्य कला का सर्वाधिक बहुमूल्य रत्न समझे जाने वाले अलाई दरवाजे का निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों जो अलाई दरवाजा है, ठीक है, उसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है? इस्लामी स्थापत्य कला का सर्वाधिक बहुमूल्य रत्न समझने वाले, इस्लामी स्थापत्य कला का सर्वाधिक बहुमूल्य रत्न। ठीक है दोस्तों, बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित करी? बंगाल का कौन सा नवाब था जिसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित करी? तो ये नवाब मुर्शिद कुली खां। ठीक है दोस्तों, किसने करी थी ये नवाब मुर्शिद कुली खां ने स्थानांतरित करी थी दोस्तों। ठीक है, कहाँ से? ढाका से मुर्शिदाबाद। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए आप, प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर, ठीक है, कोणार्क मंदिर किस देवता के लिए है? तो दोस्तों कोणार्क का सूर्य मंदिर है ये। ठीक है, और सूर्य के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, सूर्य मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है। ठीक है, और कहाँ पर है कोणार्क का सूर्य मंदिर? ठीक है, उड़ीसा के अंदर है दोस्तों। ये कहाँ पर है? उड़ीसा के अंदर है। ठीक है, आगे देखिए आप, मंदसौर अभिलेख किस शासक की उपलब्धियों का विवरण देता है? तो दोस्तों जो मंदसौर अभिलेख है, मंदसौर अभिलेख वो यशोधर्मा का, किसका दोस्तों? यशोधर्मा का। किसका वर्णन देता है दोस्तों? यशोधर्मा का वर्णन देता है दोस्तों। कौन? मंदसौर अभिलेख। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किया गया। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किया गया था। इस संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने करी थी दोस्तों। किसने?
महाकश्यप ने करी थी इसकी अध्यक्षता। ठीक है, आगे देखिए आप, मिलिंद पन्नों के पात्र हैं। तो दोस्तों मिलिंद पन्नों की बात करें अपन, ठीक है, मिलिंद पन्नों के पात्र हैं। तो दोस्तों इसके पात्र कौन कौन है? एक तो नागसेन है और एक मीनांडर है। और मीनांडर को ही क्या कहा जाता है दोस्तों? मिलिंद कहा जाता है इसको। ठीक है, तो मिलिंद पन्नों के पात्र कौन कौन है? नागसेन और मीनांडर। मीनांडर को ही मिलिंद कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप, पल्लव चोल मंदिर स्थापत्य कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों दक्षिण की बात करें अपन, तो दक्षिण में तो द्रविड़ ही रहेगी। ठीक है, तो इसको द्रविड़ शैली के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, यानी कि पल्लव चोल मंदिर शैली। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि उत्तर भारत में हम बात करें तो उत्तर भारत के जितने भी मंदिर हैं वो दोस्तों नागर शैली में बने हुए हैं। किसमें? नागर शैली में। और दक्षिण भारत के मंदिर हैं वो द्रविड़ शैली में बने हुए हैं। तो पल्लव या चोल मंदिर स्थापत्य कला शैली आप कहाँ है? दक्षिण भारत में है। तो कौन सा हो जाएगा भाई? द्रविड़ हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए आप, कल्याणी के चालुक्यों के सर्वाधिक प्रबल शत्रु कौन थे? कल्याणी के चालुक्यों के सर्वाधिक प्रबल शत्रु कौन थे? तो दोस्तों सर्वाधिक प्रबल शत्रु कौन थे? तंजावुर के चोल। कौन थे दोस्तों? तंजावुर के चोल इनके सर्वाधिक शत्रु थे दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप, वह कौन सा सुल्तान था जो स्वयं को नवाब ए खुदाई, क्या कहता था दोस्तों? नवाब ए खुदाई, यानी कि ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था। ठीक है, वह कौन सा सुल्तान था? तो दोस्तों बलबन। कौन दोस्तों? बलबन। ठीक है, बलबन अपने आप को क्या कहता था? ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था। उसको क्या कहता था? ईश्वर का प्रतिनिधि या नवाब ए खुदाई, सॉरी नायब ए खुदाई, नायब ए खुदाई। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए आप, चांद बीबी अहमदनगर की शहजादी थी। चांद बीबी अहमदनगर की शहजादी थी। उसका विवाह किस राज्य के सुल्तान के साथ में हुआ? तो दोस्तों उसका विवाह बीजापुर के अली आदिल शाह के साथ में हुआ था। ठीक है, बीजापुर के अली आदिल शाह की पत्नी थी कौन दोस्तों? चांद बीबी। ठीक है, आगे देखिए आप, रज्मनामा के नाम से किस संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद किया गया है? तो दोस्तों रज्मनामा के नाम से बात करें दोस्तों तो ये महाभारत का, ठीक है, किसका भाई? महाभारत का किया गया है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप, अब महाभारत की बात करें दोस्तों तो महाभारत में वर्तमान में श्लोकों की संख्या की बात करें तो दोस्तों बढ़कर कितनी हो गई दोस्तों? 24,000 श्लोक हो गए हैं इसमें टोटल। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, और इसी को क्या कहा जाता है दोस्तों? इसी को जय संहिता भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? जय संहिता भी कहा जाता है। किसको? महाभारत को। ठीक है, आगे देखिए आप, ईरान की सीमा के समीप स्थित हड़प्पाकालीन प्रमुख स्थल, ठीक है, का नाम क्या है? तो दोस्तों ईरान की सीमा के समीप, तो ईरान की सीमा के समीप कौन सा है दोस्तों? सूतकांगेडोर। ठीक है ना, सूतकांगेडोर, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी स्थल है, सबसे पश्चिमी स्थल है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप, नवीनतम हड़प्पाकालीन स्थल धोलावीरा किस राज्य में खोजा गया है? तो दोस्तों धोलावीरा जो है, ठीक है, वो कहाँ खोजा गया है दोस्तों? वो गुजरात में खोजा गया है दोस्तों। ठीक है, जो कि क्या है दोस्तों? सबसे नवीनतम है दोस्तों। ठीक है, सबसे नवीनतम है। ठीक है, कौन सा वेद प्राचीनतम कृति है दोस्तों? कौन सा वेद प्राचीनतम कृति है? तो दोस्तों ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम कृति है। और ऋग्वेद की बात करें दोस्तों तो ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है दोस्तों। ठीक है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है, मिलिंद पन्नों के रचनाकार हैं। तो दोस्तों मिलिंद पन्नों यानी कि नरेश मिलिंद के प्रश्न है इसमें। ठीक है, तो ये इसके रचनाकार कौन है दोस्तों? इसके रचनाकार नागसेन है दोस्तों। कौन है? नागसेन। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए आप, किस जैन तीर्थकर को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है? तो किस जैन तीर्थकर को माना जाता है भाई? ये अरिष्टिनेमि को। किसको दोस्तों? अरिष्टिनेमि को, यानी कि नेमिनाथ जी को। ठीक है, इसको नेमिनाथ जी को कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। ठीक है, आगे देखिए आप, मौर्य साम्राज्य में सीता अध्यक्ष किस विभाग का अध्यक्ष होता था? तो दोस्तों सीता अध्यक्ष की बात करें दोस्तों तो ये कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप, अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रदेश में अपार संपदा प्राप्त करके सल्तनत की राजगद्दी पर अधिकार किया? तो दोस्तों देवगिरी में। कहाँ पर दोस्तों? देवगिरी में। ठीक है, देवगिरी में। ठीक है, देवगिरी में अलाउद्दीन खिलजी ने अपार संपदा प्राप्त करके सल्तनत की राजगद्दी पर अधिकार किया था दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप, नेक्स्ट प्रश्न है,
जौनपुर के जौनपुर के सुल्तानों ने सर की उपाधि को किस कारण धारण किया था? तो दोस्तों इस राजवंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? मलिक सरवर को मोहम्मद बिन तुगलक ने सुल्तान उर सर्क यानी कि पूर्व का स्वामी की उपाधि से अलंकृत किया गया था दोस्तों, ठीक है, इसलिए उन्होंने धारण किया गया था, ठीक है। आगे देखिए आप, मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन सर्वप्रथम किसने किया? तो दोस्तों ये अकबर ने किया था, ठीक है। किसने किया था? अकबर ने सबसे पहले किया था दोस्तों, ठीक है। यानी कि मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन किसने किया? अकबर ने किया था, ठीक है। आगे देखिए आप, आर्य लोग भारत में सर्वप्रथम कहाँ बसे? तो दोस्तों आर्य लोग भारत में सर्वप्रथम कहाँ बसे? वह सारा प्रदेश किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ये सप्त सिंधु के नाम से जाना जाता है। आर्य लोग सप्त सिंधु प्रदेश में बसे थे दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, वैदिक काल में कानून की उत्पत्ति का स्रोत क्या था? तो दोस्तों कानून की उत्पत्ति का स्रोत केवल और केवल क्या था दोस्तों? धर्म था दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था दोस्तों? हरिसेन ने उसकी सैन्य सफलताओं का वर्णन किस अभिलेख में किया है? तो दोस्तों ये इलाहाबाद अभिलेख में किया है उसने। किस में किया है दोस्तों? इलाहाबाद अभिलेख में किया है दोस्तों, ठीक है। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? तो दोस्तों पहला अफगान शासक दिल्ली की जो सल्तनत पर बैठा था वो कौन था? बहलोल लोदी था दोस्तों। कौन था? बहलोल लोदी था दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, शाहनामा किसकी कृति है? तो शाहनामा किसकी है दोस्तों? फिरदौसी की। किसकी है दोस्तों? फिरदौसी की कृति है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, बंगाल के किस शासक को हर्षवर्धन पूर्णतः परास्त नहीं कर सका? तो दोस्तों बंगाल का कौन सा शासक था जिसको हर्षवर्धन पूर्णतः परास्त नहीं कर सका? तो शशांक को दोस्तों। किसको? शशांक को हर्षवर्धन पूर्णतः परास्त नहीं कर सका था दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, राजा द्वारा तंजौर में बनाया गया वृद्धेश्वर का मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो दोस्तों वृद्धेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है दोस्तों, ठीक है, वृद्धेश्वर मंदिर। और वृद्धेश्वर मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? ये तंजौर में है। और किसने बनाया? राजा ने, ठीक है, राजराज प्रथम ने बनवाया था, ठीक है। किस वाइसराय का संबंध ब्रेकन डाउन प्लान से है? ब्रेक डाउन प्लान से किस वाइसराय का संबंध ब्रेक डाउन प्लान से है? ब्रेक डाउन प्लान से है। तो ब्रेक डाउन प्लान की बात करें दोस्तों तो लॉर्ड वेवेल का। किसका दोस्तों? लॉर्ड वेवेल का संबंध ब्रेक डाउन प्लान से है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कैद किया था। तो ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को 10 मार्च 1922 को, कब दोस्तों? 10 मार्च 1922 को ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कैद किया था दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? दोस्तों पुर्तगालियों का पहला गवर्नर की बात करें दोस्तों तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है। पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क था दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, वास्को डी गामा पहली बार भारत कब आया था? तो दोस्तों वास्को डी गामा भारत पहली बार कब आया? 17 मई 1498 को आया दोस्तों। 17 मई 1498 को। भगवान बुद्ध को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? तो दोस्तों भगवान बुद्ध को निर्वाण कुशीनगर में, ठीक है। कहाँ पर? कुशीनगर में। भगवान बुद्ध को निर्वाण, ठीक है, कहाँ प्राप्त हुआ? कुशीनगर में, ठीक है। आगे देखिए आप, अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो दोस्तों अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें दोस्तों तो वो गोपत ब्राह्मण है दोस्तों। कौन सा है? गोपत ब्राह्मण है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, बाबा फरीद कौन थे? तो बाबा फरीद कौन थे दोस्तों? ये प्रसिद्ध सूफी संत थे। कौन थे? प्रसिद्ध सूफी संत थे बाबा फरीद, ठीक है। किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? तो किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय सम्राट अकबर को कहा जाता है दोस्तों। किसको? अकबर को कहा जाता है। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या है? तो नूरजहां का वास्तविक नाम की बात करें दोस्तों तो इसका वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था दोस्तों। मेहरुन्निसा था दोस्तों, ठीक है। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो सैयद वंश की बात करें दोस्तों, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खा था दोस्तों। कौन था? खिज्र खा था दोस्तों, ठीक है। किस सूफी संत ने कहा था दिल्ली अभी दूर नहीं, दिल्ली अभी दूर नहीं? तो दोस्तों ये निजामुद्दीन औलिया ने। किसने? निजामुद्दीन औलिया ने। निजामुद्दीन
मार्टिन ओलिया कौन थे दोस्तों? ये एक सूफी संत थे दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, हड़प्पा कालीन सभ्यता मानव इतिहास के किस युग से संबंधित है? तो दोस्तों हड़प्पा कालीन जो सभ्यता है वो कांस्य युगीन सभ्यता है दोस्तों, कांस्य युगीन ताम्रकालीन सभ्यता है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, पल्लव चोल मंदिर स्थापत्य कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ये द्रविड़ शैली के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। किस नाम से? द्रविड़ शैली के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, अपने आप को नायब ए खुदाई, अपने आप को नायब ए खुदाई ईश्वर का प्रतिनिधि कहने वाला सुल्तान कौन था? तो दोस्तों बलबन। कौन था दोस्तों? बलबन अपने आप को क्या कहता था? ईश्वर का प्रतिनिधि, नायब ए खुदाई कहता था दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, मराठा स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व औरंगजेब के विरुद्ध किस महिला ने किया? तो दोस्तों ये ताराबाई ने किया था दोस्तों, ठीक है। यानी कि मराठा जो स्वतंत्रता संग्राम है उसका नेतृत्व औरंगजेब के विरुद्ध, किसके विरुद्ध दोस्तों? औरंगजेब के विरुद्ध ताराबाई ने किया था दोस्तों, ठीक है। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में लड़ा गया। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में लड़ा गया। अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच में लड़ा गया था? तो दोस्तों ये अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ा गया था दोस्तों, ठीक है। तो पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में किस किस के बीच में? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, प्रथम जैन सभा किस शासक के काल में हुई? तो दोस्तों प्रथम जैन सभा, ठीक है, प्रथम जैन सभा किसके शासनकाल में हुई? तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी दोस्तों, ठीक है। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी दोस्तों, ठीक है। प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे कहा जाता है? तो दोस्तों प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को प्रथम ऐतिहासिक सम्राट कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, अरबों को प्राप्त करने वाला कश्मीर का शासक था। तो दोस्तों अरबों को, किसको दोस्तों? अरबों को परास्त करने वाला कश्मीर का शासक ललितादित्य मुक्तपीड़ था दोस्तों, ठीक है, मुक्तपीड़ था दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, हड़प्पा संस्कृति की आयताकार मोहरें सामान्यतः किससे बनी है? तो दोस्तों ये सेल खड़ी से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? सेल खड़ी से बनी हुई है दोस्तों, ठीक है। वैदिक युग में वैदिक युग में वैदिक युग में राज व्यवस्था अथवा शासन व्यवस्था का स्वरूप कैसा था? तो दोस्तों ये कैसा था? राजतंत्रात्मक था दोस्तों। कैसा था? राजतंत्रात्मक था, ठीक है। वेदांत शब्द का प्रयोग किया गया। तो वेदांत शब्द का प्रयोग उपनिषदों के लिए, किसके लिए? उपनिषदों के लिए वेदांत शब्द का प्रयोग किया गया दोस्तों, ठीक है। दिल्ली का अंतिम राजपूत शासक कौन था? तो दिल्ली का अंतिम राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान था दोस्तों। कौन था? पृथ्वीराज चौहान था दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, और 1769-70 का प्रसिद्ध अकाल देश के किस भाग में पड़ा? तो दोस्तों ये बंगाल में पड़ा था, ठीक है दोस्तों। कहाँ पड़ा था? बंगाल में पड़ा था दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किस वर्ष किया था? तो दोस्तों शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध जो विद्रोह किया था दोस्तों वो 1623 में किया था दोस्तों। कब किया था? 1623 ईस्वी में किया था दोस्तों, ठीक है। खालसा का आरंभ किस सिख गुरु ने किया? खालसा का आरंभ किसने दोस्तों? खालसा का आरंभ किस सिख गुरु ने किया? तो गुरु गोविंद सिंह ने। किसने दोस्तों? गुरु गोविंद सिंह ने किया था दोस्तों, ठीक है। अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किस मुगल सम्राट के साथ में हुआ? तो दोस्तों अंग्रेजों का जो सबसे पहला संघर्ष था वो औरंगजेब के साथ में हुआ था दोस्तों, ठीक है। चौथी बौद्ध संगति किसके संरक्षण में संपन्न हुई थी? तो दोस्तों चौथी बौद्ध संगति की बात करें दोस्तों तो ये कनिष्क के संरक्षण में, ठीक है। आगे देखिए आप, महावीर स्वामी ने अपने संघों को 11 गणों में बांटकर चतुर्विद संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो दोस्तों ये चतुर्विद संघ की स्थापना ये पावा में करी थी दोस्तों। कहाँ करी थी? पावा में करी थी। किसने करी थी? महावीर स्वामी ने। और अपने संघों को कितने गणों में बांटकर? 11 गणों में बांटकर, ठीक है दोस्तों। हड़प्पा संस्कृति से संबंधित स्थल रंगपुर किस राज्य में है? तो रंगपुर कहाँ पर है दोस्तों? गुजरात के अंदर है, ठीक है। आगे देखिए आप, वैदिक युग में अनस किसका परिचायक था? तो दोस्तों अनस बैलगाड़ी का परिचायक था। किसका दोस्तों? बैलगाड़ी का परिचायक था अनस, ठीक है। दीवाने मुस्तखराज विभाग की स्थापना, ठीक है। कौन से विभाग की स्थापना? दीवाने मुस्तखराज
विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने करी? तो दोस्तों ये अलाउद्दीन खिलजी ने करी। किसने करी? अलाउद्दीन खिलजी ने। कौन से विभाग की स्थापना? दीवाने मुस्तखराज विभाग की। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए आप, तैमूर के आक्रमण के समय, किसके आक्रमण के समय? तैमूर के आक्रमण के समय भारत पर किस वंश का शासक था? तो दोस्तों जब तैमूर भारत में आया था उस टाइम पे शासन किसका था? तुगलक वंश का शासक था भारत में। ठीक है, आगे देखिए आप, फुतुहात ए फिरोज शाही किस सुल्तान की आत्मकथा का नाम है? तो दोस्तों फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज तुगलक की आत्मकथा का, किसका? फिरोज तुगलक की आत्मकथा का नाम क्या है दोस्तों? फुतुहात ए फिरोज शाही। फुतुहात ए फिरोज शाही। ठीक है, कौन सा सूफी संप्रदाय बिहार में अधिक लोकप्रिय था? तो दोस्तों बिहार में फिरदौसी। कौन सा संप्रदाय दोस्तों? फिरदौसी संप्रदाय बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय था दोस्तों। ठीक है, महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने करवाया? तो दोस्तों ये पल्लव वंश के शासकों ने। किन्होंने दोस्तों? पल्लव वंश को ने। देखो महाबलीपुरम के मंदिरों की बात चल रही है। ठीक है, महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण पल्लव वंश के शासकों ने करवाया था दोस्तों। ठीक है, राष्ट्रकूटों का प्रसिद्ध स्थापत्य कार्य कौन सा है? तो दोस्तों राष्ट्रकूटों की बात करें, राष्ट्रकूटों की बात करें तो राष्ट्रकूटों का क्या है दोस्तों? कैलाश मंदिर। ठीक है, कैलाश मंदिर, यानी कि राष्ट्रकूटों ने थे एलोरा के कैलाश मंदिर बनाए थे, और पल्लव वंश ने क्या बनाया था? महाबलीपुरम के मंदिर बनाए थे दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस सौर मंडलीय देवता को संबोधित किया गया है? तो दोस्तों प्रसिद्ध जो गायत्री मंत्र है वो सावित्र को, सावित्र यानी सूर्य देवता को, किसको दोस्तों? सूर्य देवता को। ठीक है, संबोधित किया गया है, और सूर्य को क्या कहा गया है? क्या कहा गया है? सावित्र कहा गया है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस राज्य में हुई है? तो दोस्तों ये गुजरात के अंदर हुई है दोस्तों। ठीक है, और सबसे नवीनतम की बात करें दोस्तों तो नवीनतम, सर्वाधिक नवीनतम सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है वो क्या है दोस्तों? धोलावीरा। कौन है दोस्तों? धोलावीरा दोस्तों। ठीक है, ये बात क्या ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखिए आप, आजीवक संप्रदाय का प्रतिपादक कौन था? तो दोस्तों आजीवक संप्रदाय का प्रतिपादक की बात करें दोस्तों तो ये मक्खली घोषाल। कौन था दोस्तों? मक्खली घोषाल था आजीवक संप्रदाय का प्रतिपादक। ठीक है दोस्तों, किस स्थान को बौद्ध धर्म की जन्मस्थली माना जाता है? तो बौद्ध धर्म की जन्मस्थली लुम्बिनी को माना जाता है, और लुम्बिनी वर्तमान में कहाँ पर है? नेपाल के अंदर है दोस्तों, और यहाँ पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप, किस चोल युगीन लेखक ने रामायण की रचना करी? तो किस चोल युगीन लेखक ने रामायण की रचना की, जिसे तमिल साहित्य का महान शास्त्रीय ग्रंथ माना जाता है? तो दोस्तों तमिल भाषा में रामायण की जो रचना करी थी वो कंबन ने करी थी दोस्तों। किसने? कंबन ने करी थी दोस्तों। ठीक है, कंबन ने करी थी दोस्तों। ठीक है, किस सुल्तान ने स्वयं को सिकंदर ए शाही या द्वितीय सिकंदर घोषित किया? तो दोस्तों ये अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को द्वितीय सिकंदर या सिकंदर है सानी के नाम से घोषित किया था दोस्तों। ठीक है, शिवाजी के पिता शाहजी भोसले मूलतः किस राज्य की राजसेना में थे? तो शिवाजी के जो पिताजी शाहजी भोसले वो मूलतः अहमदनगर की सेना में थे दोस्तों। कहाँ की में? अहमदनगर की सेना में थे दोस्तों। ठीक है, विक्रमशिला बौद्ध मठ की स्थापना किसने करी? तो दोस्तों विक्रमशिला बौद्ध मठ है उसकी स्थापना धर्मपाल ने करी थी दोस्तों। किसने? धर्मपाल ने करी थी दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर है? तो दोस्तों दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर है ये माउंट आबू, और माउंट आबू कहाँ पर है? सिरोही राजस्थान में, सिरोही जिला है राजस्थान का, वहाँ पर है। ठीक है, राजस्थान के कालीबंगा में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह स्थान किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों कालीबंगा वो कहाँ पर है दोस्तों? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में दोस्तों। इसमें गंगानगर ऑप्शन दे रखा है, किसी एग्जाम में आया होगा वहाँ पर, तो हो सकता है उस टाइम पे हनुमानगढ़ ऑप्शन ना हो और कुछ भाग गंगानगर का भी शामिल है, क्योंकि देखो इस तरह से राजस्थान का ऊपरी भाग, तो यहाँ से ये गंगानगर और ये वाला हनुमानगढ़ है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए आप,
मध्यकालीन भारत के किस शासक ने मजहर की घोषणा की थी? तो दोस्तों मध्यकालीन भारत के किस शासक ने मजहर की घोषणा की थी? तो दोस्तों ये अकबर ने करी थी। किसने करी थी? अकबर ने करी थी दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप, किस मुगल सम्राट ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया? तो दोस्तों अकबर ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था दोस्तों। ठीक है, किसने? अकबर ने। ठीक है, आगे देखिए आप, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद करने का फैसला किया? देखो दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद करने का फैसला किया? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी कहाँ ट्रांसफर कर दी? दौलताबाद कर दी थी दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप, दीवान ए कोही, क्या दोस्तों? दीवान ए कोही किस जिसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी? तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि दीवाने कोई की स्थापना किसने करी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, किस विषय से संबंधित है? तो दोस्तों ये कृषि से संबंधित है दोस्तों। किससे? कृषि से संबंधित। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाने की अनुमति देने वाला मुगल शासक कौन था? तो दोस्तों मुगल शासक कौन था? जहांगीर। जहांगीर ने सूरत में कारखाने की अनुमति दी थी। ठीक है, और ये जहांगीर कौन था? मुगल शासक था। और किसको अनुमति दी थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दी थी, जो कि 1600 ईस्वी में भारत में आई थी दोस्तों। ठीक है, 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का अभिप्राय था। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का अभिप्राय क्या था दोस्तों? तो भारतीय भाषाओं में समाचार पत्रों का प्रकाशन रोकना। भारतीय जो भाषाओं में समाचार पत्रों का प्रकाशन था उसको रोकना वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1978 का अभिप्राय था दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने करी थी? तो दोस्तों सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने करी थी दोस्तों। ठीक है, ज्योतिबा फूले ने। ठीक है, पेशावर किस सम्राट के शासनकाल में बौद्ध सभ्यता का प्रसिद्ध केंद्र था? तो दोस्तों पेशावर, पेशावर वर्तमान में कहाँ पर है? पाकिस्तान में। तो ये कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभ्यता का प्रमुख केंद्र था। मोहम्मद तुगलक के शासन काल के अंतिम दिनों में दक्षिण भारत में किन दो विशाल स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ? तो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में काल के अंतिम दिनों में दक्षिण भारत में दो विशाल राज्यों का उदय हुआ। वो राज्य कौन थे? विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। विजयनगर तथा बहमनी साम्राज्य। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए आप, दास वंश को समाप्त कर खिलजी वंश की आधारशिला रखने वाला खिलजी वंश का शासक कौन था? यानी कि दास वंश को समाप्त किया और खिलजी वंश की आधारशिला रखने वाला खिलजी वंश का शासक कौन था? तो दोस्तों ये जलालुद्दीन खिलजी था। कौन था दोस्तों? जलालुद्दीन खिलजी था। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? कौन सी मस्जिद दोस्तों? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। ठीक है, इसका निर्माण कराया कुतुबुद्दीन ऐबक ने दोस्तों। ठीक है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। ठीक है, भारत पर आक्रमण करने के लिए 1524 ईस्वी में बाबर को लोदी वंश के किन दो सरदारों ने आमंत्रित किया? दोस्तों भारत पर आक्रमण करने के लिए 1524 में आमंत्रित किया किसको भाई? बाबर को किया था। और लोदी वंश के किन दो सरदारों ने आमंत्रित किया था? तो लोदी वंश का कौन कौन था दोस्तों? एक तो आलम खा लोदी और दूसरा दौलत खा लोदी। यानी कि दौलत खा लोदी और आलम खा लोदी। ठीक है, इन दोनों ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था दोस्तों। और कब किया था? 1524 में किया था दोस्तों। कब किया था? 1524 में। ठीक है, आगे देखिए आप, 1757 ईस्वी में अलीनगर की संधि किस किस के मध्य हुई थी? तो दोस्तों तो ये, हाँ, 1757 में अलीनगर की संधि किसके मध्य हुई थी? तो दोस्तों ये सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के मध्य हुई थी दोस्तों। ठीक है, किस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो दोस्तों ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत। कौन सा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए आप, सामवेद का प्रथम दृष्टा वेद व्यास के किस शिष्य को माना जाता है? तो दोस्तों जेमिनी को माना जाता है। किसको? जेमिनी को माना जाता है दोस्तों। ठीक है, सामवेद का प्रथम दृष्टा वेद व्यास। ठीक है, किस शिष्य को माना जाता है? जेमिनी को माना जाता है। ठीक है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में हैं? तो दोस्तों अधिकांश जो अभिलेख हैं अशोक के
अधिकांश अभिलेख हैं वो ब्रह्म लिपि में लिखे गए हैं। कौन सी लिपि में? ब्रह्म लिपि में लिखे गए हैं। ठीक है। और एक शाहबाजगढ़ी गढ़ी जो अभिलेख है वो अरेमाइक लिपि में लिखा गया है दोस्तों। ठीक है। और एक और है, जाने कौन सा, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है अभी, तो वो भी अरेमाइक में लिखा गया है दोस्तों। ठीक है। आगे देखिए आप, अ, किस बौद्ध ग्रंथ से यह पता चलता है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद विद्वान थे? तो दोस्तों अंगुत्तर निकाय से। ठीक है। बौद्ध ग्रंथ, अंगुत्तर निकाय क्या था? एक बौद्ध ग्रंथ था दोस्तों। ये क्या था? एक बौद्ध ग्रंथ था। और अंगुत्तर निकाय से ही ये पता लगता है कि 16 महाजनपद विद्वान थे दोस्तों। ठीक है। आगे देखिए आप, किसने लिखा कि ब्राह्मण की परीक्षा तुला से, क्षत्रिय की अग्नि से, और वैश्य की जल से, और शूद्र की विष से की जानी चाहिए? तो दोस्तों ये वहा मिहिर ने कहा। किसने? वराह मिहिर ने, वराह मिहिर ने। किसने कहा दोस्तों? वराह मिहिर ने कहा था दोस्तों ये। ठीक है। और उसने ही लिखा था कि ब्राह्मण की परीक्षा तुला से, क्षत्रिय की अग्नि से, वैश्य की जल से, और शूद्र की विष से की जानी चाहिए। ठीक है। आगे देखिए आप, वराह मिहिर ने अपनी किस पुस्तक में चारों वर्णों के लिए अलग अलग न्याय कसौटी का विधान किया है? तो दोस्तों व्रत संहिता में। किसमें दोस्तों? व्रत संहिता में। और व्रत संहिता किसके द्वारा लिखी गई है? वराह मिहिर के द्वारा लिखी गई है व्रत संहिता दोस्तों। ठीक है। आगे देखिए आप, चेर कवियों ने किसको अपना सबसे महान राजा बताया? तो दोस्तों जो चेर कवि है उन्होंने अपना सबसे महान राजा सेन लाल चेर को बताया। कौन दोस्तों? सेन गुट्टवन लाल चेर को चेर कवियों ने सबसे महान राजा बताया है। ठीक है। आगे देखिए आप, 1983 ईस्वी में गंग राजा राजमल चतुर के किस मंत्री ने श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की 56.5 ऊंची विशाल प्रतिमा का निर्माण करवाया? तो दोस्तों ये चामुंडा राय ने। किसने दोस्तों? चामुंडा राय ने निर्माण करवाया था दोस्तों। कब करवाया? 1983 ईस्वी में गंग राजा, कौन सा राजा था? गंग राजा राजमल चतुर्थ के का मंत्री ने श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की 56 फुट इंच, ठीक है, 56.5 फुट ऊंची विशाल प्रतिमा का निर्माण करवाया था दोस्तों। ठीक है। खेर उल मजलिस का लेखक कौन है? तो खेर उल मजलिस का लेखक कौन है दोस्तों? तो हमीद कलंदर। कौन है दोस्तों? हमीद कलंदर है दोस्तों खेर उल मजलिस का लेखक। ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब तथा किस वाइसराय के समय में पारित हुआ? तो दोस्तों वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की बात करें दोस्तों तो ये 1878 में। कब दोस्तों? 1878 ईस्वी में लॉर्ड लीटन के काल में। किसके काल में? लॉर्ड लीटन के काल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था दोस्तों। ठीक है। और इसमें क्या था कि भारतीय भाषाओं में समाचार पत्रों का प्रकाशन नहीं किया जाएगा दोस्तों। ठीक है। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवि कौन था? तो दोस्तों अब्दुल रहीम खान खाना। कौन था दोस्तों? अब्दुल रहीम खान खाना अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवि थे दोस्तों। ठीक है। मलिक काफूर के विरुद्ध लड़ने वाले वारंगल के काकतीय शासक थे। तो वारंगल के काकतीय शासक कौन थे दोस्तों? प्रताप रुद्र देव। कौन थे दोस्तों? प्रताप रुद्र देव। मालिक काफूर के विरुद्ध लड़ने वाले वारंगल के काकतीय शासक कौन थे? प्रताप रुद्र देव दोस्तों। ठीक है। कैरेट एंड स्टिक की नीति अपनाने वाले लॉर्ड मिंटो किसके बाद इस पद पर आए? तो दोस्तों ये लॉर्ड कर्जन के बाद में। किसके बाद में? लॉर्ड कर्जन के बाद में। ठीक है। और ये इनकी बात करें दोस्तों तो कैरेट एंड स्टिक की नीति अपनाते थे। कौन? लॉर्ड मिंटो। ठीक है। लॉर्ड मिंटो, और जो कि लॉर्ड कर्जन के बाद में इस पद पर आए थे दोस्तों। ठीक है। स्थायी भू बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल ने और कहाँ आरंभ करी? तो स्थायी भू बंदोबस्त की बात करें दोस्तों तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने और बंगाल में आरंभ करी थी दोस्तों। ठीक है। आगे देखिए आप, सासाराम बिहार में किस शासक का मकबरा है? तो दोस्तों शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में दोस्तों। ठीक है। आगे देखिए आप,
अष्टांग मार्ग का पालन करने की शिक्षा किसने दी थी? तो दोस्तों अष्टांग मार्ग, कौन सा मार्ग दोस्तों? अष्टांग मार्ग। तो अष्टांग मार्ग का पालन करने की शिक्षा गौतम बुद्ध ने दी थी दोस्तों। किसने दी थी? गौतम बुद्ध ने दी थी। टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर की राजधानी थी। तो दोस्तों टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी दोस्तों। ठीक है। सर्वप्रथम किस शासक ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया? तो दोस्तों सिकंदर लोदी ने सर्वप्रथम आगरा को राजधानी बनाया था दोस्तों। ठीक है। आगे देखिए आप, वैशाली किस प्राचीन राज्य की राजधानी थी? तो दोस्तों लिच्छवी राज्य की, किस राज्य की? लिच्छवी राज्य की राजधानी क्या थी दोस्तों? वैशाली थी दोस्तों। ठीक है। यजु संहिता में सबसे बाद की संहिता कौन सी है? यजु संहिता में सबसे बाद की संहिता कौन सी है? तो सबसे बाद की है दोस्तों, वो क्या है? वाज स्नेही संहिता सबसे बाद की है दोस्तों। ठीक है। यानी कि यजु संहिता में वाज स्नेही संहिता सबसे बाद की संहिता है दोस्तों। ठीक है। किस पश्चिमी विद्वान ने रोम से भारत में सोने के निर्गमन पर दुख प्रकट किया? तो दोस्तों ये प्लिनी ने। किसने दोस्तों? प्लिनी ने। किसने? प्लिनी ने। ठीक है दोस्तों। प्लिनी ने किस पश्चिमी विद्वान ने रोम से भारत में सोने के निर्गमन पर दुख प्रकट किया? तो प्लिनी ने। ठीक है। भारत में खरोष्टी लिपि को किसने स्थापित किया? तो खरोष्टी लिपि को भारत में ईरानियों ने। किसने दोस्तों? ईरानियों ने स्थापित किया था दोस्तों। ठीक है। गोधन को अनंदा वंदा शुक्दा कहा गया है। गोधन को अनंदा वंदा शुक्दा कहा गया है। तो दोस्तों सुत निपात में कहा गया है दोस्तों। ठीक है। किसमें? सुत निपात में कहा गया है दोस्तों। ठीक है। आगे देखिए आप, चिराद में लाल व काले मृदभांड काल का संबंध किस धातु से है? तो दोस्तों चिराद में लाल और काले मृदभांड का संबंध किससे है? लोहा कालीन से दोस्तों। ठीक है। किस धातु से है? तो लोहा से दोस्तों। ठीक है। संपन्न व धनी किसानों को संगम साहित्य में क्या कहा गया है? तो दोस्तों जो संपन्न और धनी किसान है उनको संगम साहित्य में वेलाल कहा गया है दोस्तों। क्या कहा गया है? लाल। क्या कहा गया है? वेलाल कहा गया है दोस्तों। ठीक है। ऋग्वेद में अधन्या शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया गया है? तो दोस्तों अधन्या की बात करें दोस्तों, तो अधन्या दूध देने वाली गाय के लिए। किसके लिए दोस्तों? दूध देने वाली गाय के लिए अधन्या शब्द का प्रयोग किया गया है। खिलजी शासन के दौरान निर्मित वस्तुओं तथा बाहर के प्रदेशों, अधीनस्थ राज्यों और विदेशों से आने वाले माल के बाजार को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों इसको सराय ए अदल कहा जाता था। किसको कहा जाता था? सराय ए अदल किसको कहा जाता था? खिलजी शासन के दौरान निर्मित वस्तुओं व बाहर के प्रदेशों, अधीनस्थ राज्यों और विदेशों से आने वाले माल के बाजार को कहा जाता था दोस्तों। ठीक है। आगे देखिए, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था जिसके शासनकाल में 1398 ईस्वी में तुर्क तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण करके लूटपाट की? तो दोस्तों नासिर उद्दीन महमूद। ठीक है। तो तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन महमूद था, जिसके शासनकाल में 1398 ईस्वी में तुर्क तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण करके लूटपाट की थी। तो दोस्तों ये टॉप मोस्ट प्रश्न थे। ऐसे ही प्रश्न मैं आप लोगों के लिए फिर लेके आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और हर फ्रेंड्स तक पहुंचा दीजिए जो भी MP टेट सेकंड ग्रेड सामाजिक विज्ञान से तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद।